तो आज हम एक ऐसी लड़ाई की कहानी में उतर रहे हैं जो सिर्फ जंग के मैदान पर नहीं लड़ी गई, हाँ, बल्कि क्लासरूम, खेतों और यहाँ तक कि आप मानेंगी नहीं, शहरों के गटर में भी लड़ी गई। बिल्कुल। ये कहानी है वियतनाम की आजादी की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें हिंद चीन में पनपे राष्ट्रवादी आंदोलन की परतें खोलकर दिखाते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जवाब हमेशा बड़े-बड़े विद्रोहों की शक्ल में नहीं आते। अच्छा। कभी-कभी ये जवाब एक स्कूल की लड़की के इनकार में होता है, या फिर जैसा आपने कहा, चूहे की पूंछ में छिपा होता है। हाँ, ये कहानी हमें बताती है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि संस्कृति और आत्मसम्मान से भी जीती जाती है। बिल्कुल। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे प्रतिरोधों से। चलिए, तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। जिसे हम हिंद चीन कहते हैं, उसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। जी, फ्रांस के आने से बहुत पहले यहाँ चीन का गहरा असर था, है ना? हाँ, सदियों तक सांस्कृतिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी ये समुद्री सिल्क रूट का एक अहम हिस्सा भी था। तो मतलब विचारों और सामानों का लेन देन हमेशा से होता रहा। हमेशा से। लेकिन 1858 में फ्रांसीसी सेना के आने से सब कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे उन्होंने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। और फिर फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हुई। हाँ, 1887 तक। तो फ्रांस के लिए ये इलाका इतना जरूरी क्यों था? जाहिर है, एक वजह तो आर्थिक फायदा होगी। बिल्कुल, आर्थिक फायदा सबसे बड़ी वजह थी। उन्हें प्राकृतिक संसाधन चाहिए थे। उन्होंने मेकोंग डेल्टा के इलाके में खेती बढ़ाने के लिए नहरें बनाई। इसका नतीजा ये हुआ कि चावल का उत्पादन मतलब आसमान छूने लगा। कितना? कोई अंदाजा है? हाँ, आंकड़े हैं। 1931 तक वियतनाम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन गया था। वाह, तो इसका मतलब तो वियतनाम के लोगों के लिए खुशहाली आई होगी। यही तो विरोधाभास है। सारा बेहतरीन अनाज तो निर्यात हो रहा था, स्थानीय लोग भुखमरी के करीब थे। अच्छा। ये विकास के नाम पर शोषण का एक क्लासिक उदाहरण है। विकास हो रहा था, लेकिन वियतनाम के लिए नहीं, फ्रांस के लिए। तो एक तो हो गया आर्थिक फायदा, और दूसरा कारण था उनका वो सभ्य बनाने का मिशन। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो खुद को सभ्यता के दूत मानते थे कि हम पिछड़े लोगों को आधुनिक बना रहे हैं। जी। और इसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया, जैसे एक बड़ा रेल नेटवर्क। मकसद था व्यापार और सेना की आवाजाही को आसान बनाना। यानी नियंत्रण को विकास का चोला पहना दिया गया। और ये नियंत्रण सिर्फ जमीन पर नहीं था, बल्कि लोगों के दिमाग पर भी था। मेरा इशारा शिक्षा की तरफ है। हाँ, शिक्षा उनके लिए दो-धारी तलवार थी। कैसे? उन्हें अपने दफ्तरों में काम करने के लिए थोड़े बहुत पढ़े लिखे स्थानीय लोग चाहिए थे, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि अगर वियतनामी लोग ज्यादा पढ़ लिख गए तो वे सवाल पूछना शुरू कर देंगे। आजादी, बराबरी, इन सब विचारों से परिचित हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने इसका क्या हल निकाला? एक बहुत चालाकी भरी नीति अपनाई। वे जानबूझकर ज्यादातर छात्रों को फाइनल ईयर की परीक्षा में फेल कर देते थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सोचिए, 1925 में 1.7 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 400 से भी कम लोग यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास कर पाए। ये तो मनोवैज्ञानिक गुलामी की तैयारी थी। स्कूल की किताबों में भी शायद फ्रांसीसी शासन का ही गुणगान होता होगा। बिल्कुल। वियतनामियों को पिछड़ा, आलसी और नकलची बताया जाता था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1907 में शुरू हुआ टोंकिन फ्री स्कूल। अच्छा, उसमें क्या खास था? वहाँ फ्रेंच भाषा और विज्ञान के साथ साथ पश्चिमी तौर तरीके भी सिखाए जाते थे, जैसे छोटे बाल रखना, जो कि वियतनामी परंपरा के खिलाफ था। जी। सीधे सीधे उनके संस्कृति पर हमला था। लेकिन लोग चुप तो नहीं बैठे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1926 में साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक दिलचस्प घटना हुई। बताइए। क्लास में एक वियतनामी लड़की आगे की सीट पर बैठी थी। उसे वहां से हटाकर एक फ्रांसीसी लड़की को बैठाने की कोशिश की गई। उस लड़की ने सीट छोड़ने से साफ मना कर दिया। अरे वाह! और फिर उसे स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। स्कूल के बाकी छात्र उसके समर्थन में खड़े हो गए। एक आंदोलन जैसा शुरू हो गया। हाँ, एक बड़ा विरोध प्रदर्शन। मामला इतना बड़ा कि सरकार को दखल देना पड़ा और आखिर में उस लड़की को वापस स्कूल में लेना पड़ा। ये दिखाता है कि प्रतिरोध की चिंगारी सुलग रही थी। बिल्कुल। और ये प्रतिरोध सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था। मैं हनोई में फैले प्लेग और चूहों वाली कहानी के बारे में सोच रही थी। वो तो और भी अजीब है। हाँ, वो तो उपनिवेशवाद के प्रतिरोध का एक बहुत ही मजेदार और अनोखा किस्सा है। हुआ क्या था असल में? हुआ ये कि 1903 में फ्रांसीसियों ने हनोई के फ्रेंच क्वार्टर को बहुत सुंदर और आधुनिक बनाया। चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े घर और एक एडवांस सीवर सिस्टम।
लेकिन यही एडवांस सीवर सिस्टम चूहों के लिए हाईवे बन गया। बिल्कुल, चूहे इन पाइपों के जरिए पूरे शहर में फैलने लगे और उनके साथ फैला प्लेग। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया? उन्होंने एक चूहा पकड़ अभियान शुरू किया, वियतनामी कामगारों को काम पे रखा और हर चूहे को मारने पर इनाम देने का ऐलान किया। सबूत के तौर पर? सबूत के तौर पर चूहे की पूंछ जमा करनी होती थी। एक मिनट, इसका तो लोगों ने फायदा उठाया होगा। जबरदस्त फायदा उठाया। कामगारों ने एक नया तरीका निकाला। वो चूहे को पकड़ते, उसकी पूंछ काटते, इनाम के लिए जमा कर देते और चूहे को जिंदा छोड़ देते। हाँ, ताकि चूहा और बच्चे पैदा करे और उनका ये बिजनेस चलता रहे। ये तो कमाल का जुगाड़ है। कुछ लोगों ने तो घर में चूहे पालना ही शुरू कर दिया था। मतलब इनाम लेने के लिए चूहे पालना शुरू कर दिया। ये तो सिस्टम को उसी के खेल में हराने जैसा है। बिल्कुल। आखिर में फ्रांसीसी इस अनोखे प्रतिरोध से तंग आ गए और उन्हें ये इनाम योजना बंद करनी पड़ी। ये दिखाता है कि जब लोग ठान लें तो वो कहीं से भी प्रतिरोध का रास्ता निकाल लेते हैं। इस लड़ाई में धर्म की भी कोई भूमिका थी? एक बहुत बड़ी भूमिका थी। वियतनाम में बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशिवाद और कई स्थानीय मान्यताएं मिली जुली थीं। और फ्रांसीसी मिशनरी अपने साथ ईसाई धर्म लेकर आई। हाँ, जो इन स्थानीय धर्मों को सहन नहीं कर पाता था। इसी टकराव की वजह से 1868 में स्कॉलर्स रिवोल्ट जैसा बड़ा विद्रोह हुआ। अच्छा, और बाद के दौर में भी कोई बड़े धार्मिक आंदोलन हुए? 1939 में होआ हाओ नाम का एक आंदोलन बहुत तेजी से फैला। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे हुइन फूसो। वो मेकोंग डेल्टा के इलाके में घूम-घूम कर चमत्कार करते, गरीबों की मदद करते थे। उनकी लोकप्रियता से फ्रांसीसी सरकार घबरा गई होगी। बहुत ज्यादा। उन्होंने हुइन फूसो को पागल घोषित कर दिया और एक मानसिक शरणालय में डाल दिया। लेकिन यहाँ भी एक मोड़ आया होगा। हाँ, एक मजेदार मोड़। जिस डॉक्टर को यह साबित करना था कि वे पागल हैं, वो खुद उनका शिष्य बन गया। क्या बात है। आखिर में डॉक्टरों को हार मानकर कहना पड़ा कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यानी दमन की हर कोशिश उल्टी पड़ रही थी। इसी दौर में एक और बहस चल रही थी कि आजाद वियतनाम कैसा होना चाहिए। हाँ, आधुनिक बनने का सही मतलब क्या है, इस पर राष्ट्रवादियों के बीच दो अलग-अलग विचार थे। एक तरफ थे फान बोईचाओ। उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि पहला और एकमात्र लक्ष्य विदेशी दुश्मन यानी फ्रांस को बाहर निकालना है। इसके लिए भले ही हमें राजशाही की मदद लेनी पड़े। और दूसरा नजरिया? दूसरे विचारक थे फान चू त्रिन। वे राजशाही के सख्त खिलाफ थे। अच्छा? उनका कहना था कि हमें सिर्फ फ्रांसीसियों से नहीं, बल्कि अपनी सामंती व्यवस्था से भी आजादी चाहिए। वे एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते थे। तो विचारों का ये टकराव चल ही रहा था कि 1930 में दुनिया भर में महामंदी आ गई। इसका वियतनाम पर क्या असर पड़ा? बहुत बुरा असर पड़ा। रबड़ और चावल के दाम बुरी तरह गिर गए, कर्ज बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी और गांवों में विद्रोह की आग भड़क उठी। और इसी उथल-पुथल के बीच एक नए नेतृत्व का उदय हुआ। बिल्कुल, एक संगठित नेतृत्व, हो ची मिन्ह का। जी। फरवरी 1930 में हो ची मिन्ह ने अलग-अलग राष्ट्रवादी गुटों को एक साथ लाकर वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी। और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। हाँ, 1940 में जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया। अब वियतनामियों के सामने दो दुश्मन थे, फ्रांस और जापान। तो हो ची मिन्ह ने क्या किया? उन्होंने वियत मिन्ह यानी लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम बनाई, जिसने जापानियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी और 1945 में हनोई पर दोबारा कब्जा कर लिया। लेकिन फ्रांसीसी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। नहीं, उन्होंने सम्राट बाओदाई को कठपुतली बनाकर सत्ता में वापस आने की कोशिश की। इसके बाद 8 साल तक एक लंबी और खूनी लड़ाई चली। और इसका अंत हुआ दिएन बिएन फू की लड़ाई से। हाँ, 1954 में। उस लड़ाई में फ्रांसीसियों की ऐसी हार हुई कि वे हिल गए। वियत मिन्ह ने उनके 16,000 से ज्यादा सैनिकों को या तो मार दिया या बंदी बना लिया। इस हार के बाद क्या हुआ? जिनेवा में एक समझौता हुआ और वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। हाँ, कम्युनिस्टों के नेतृत्व में उत्तरी वियतनाम और सम्राट बाओदाई के शासन में दक्षिणी वियतनाम। तो क्या ये बंटवारा स्थायी था? नहीं, ये एक अस्थायी समाधान था। लेकिन दक्षिणी वियतनाम की सरकार बहुत अस्थिर और अलोकप्रिय थी। वहां ngô दिन दिएम की तानाशाही थी। और यहीं से कहानी में एक नए और बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी की एंट्री हुई, अमेरिका। बिल्कुल। अमेरिका क्यों इस लड़ाई में कूदा? अमेरिका को डोमिनो इफेक्ट का डर था। डोमिनो इफेक्ट मतलब? उन्हें लगता था कि अगर वियतनाम पूरी तरह कम्युनिस्ट बन गया तो उसके पड़ोसी देश भी एक-एक करके ताश के पत्तों की तरह कम्युनिस्ट बन जाएंगे। अच्छा। इसी डर से 1965 से अमेरिका ने सीधे तौर पर अपनी सेना और हथियार वियतनाम भेजने शुरू कर दिए। जी, और इस डर की कीमत सिर्फ सैनिकों ने नहीं, बल्कि आम लोगों और पर्यावरण ने भी चुकाई। भयानक कीमत चुकाई।
अमेरिका ने B-52 बम वर्षकों से अंधाधुंध बमबारी की। हाँ, ज्वलनशील पदार्थ और एजेंट ऑरेंज जैसे जहरीले रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। एजेंट ऑरेंज ये वो केमिकल था जिससे पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती थी। हाँ, ताकि जंगलों में छिपे वियतनामी लड़ाकों को आसानी से निशाना बनाया जा सके। उस जहर का असर आज भी दशकों बाद वियतनाम की जमीन और लोगों की सेहत पर दिखता है। इतनी जबरदस्त सैन्य ताकत के सामने वियतनामी टिके कैसे रहे? उनके दृढ़ संकल्प और कुछ बहुत ही अनोखे तरीकों की वजह से। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हो ची मिन्ह ट्रेल। ये कोई एक सड़क नहीं थी, है ना? नहीं, ये पगडंडियों, सुरंगों और सड़कों का एक विशाल नेटवर्क था जो उत्तर से दक्षिण तक सैनिकों और रसद पहुंचाने के काम आता था। अमरीकी इस रास्ते को तबाह नहीं कर पाए। वे लगातार बमबारी करते थे, लेकिन हजारों स्वयंसेवक, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं थीं, रात दिन काम करके उसे फौरन ठीक कर लेते थे। आपने महिलाओं का जिक्र किया। इस पूरे संघर्ष में उनकी भूमिका क्या थी? पारंपरिक रूप से उनकी भूमिका सीमित थी, लेकिन राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस छवि को पूरी तरह बदल दिया। कैसे? इतिहास की महान विद्रोही महिलाओं जैसे त्रुंग बहनें या त्र्यू औ, जिन्होंने चीनी शासन के खिलाफ हथियार उठाए थे, उनकी कहानियों को नायिकाओं की तरह पेश किया गया ताकि लोग प्रेरणा ले सकें। और असल युद्ध के मैदान में 1960 के दशक में महिलाओं को बहादुर लड़ाकों के रूप में दिखाया गया। पत्रिकाओं और पोस्टरों में उनकी तस्वीरें छपती थीं, बंदूक चलाती हुई, विमानों को मार गिराती हुई। उनकी छवि थी एक हाथ में बंदूक, दूसरे में हथौड़ा। बिल्कुल। लाखों महिलाओं ने सीधे सेना में लड़ाई लड़ी, घायलों की देखभाल की और हो ची मिन्ह ट्रेल पर सामान ढोने जैसा मुश्किल काम किया। ये तो एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। हाँ, लेकिन इसमें भी एक दिलचस्प बात है। वो क्या? जैसे ही 1970 के दशक में युद्ध खत्म होने के आसार दिखने लगे और शांति वार्ता शुरू हुई, महिलाओं की छवि फिर से बदल दी गई। अब उन्हें योद्धाओं के रूप में नहीं दिखाया जा रहा था। नहीं, अब उन्हें खेतों और कारखानों में काम करने वाली मेहनती मजदूरों के रूप में दिखाया जाने लगा। इससे पता चलता है कि राष्ट्र की जरूरत के हिसाब से महिलाओं की भूमिका को कैसे परिभाषित और बदला जा रहा था। बिल्कुल। तो वियतनाम का ये संघर्ष सिर्फ एक सैन्य लड़ाई नहीं थी। ये कक्षाओं में, सड़कों पर, लोगों के विश्वास में और उनकी सोच में भी लड़ी गई। सही बात है। इसमें फान बोई चाओ जैसे विचारक थे, हो ची मिन्ह जैसे नेता थे और वो अनगिनत गुमनाम औरतें और मर्द थे जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये कहानी हमें दिखाती है कि राष्ट्रवाद की भावना लोगों को अपनी पहचान और आजादी के लिए अविश्वसनीय त्याग करने की ताकत दे सकती है। अंत में 1975 में वियतनाम एक हुआ। लेकिन इस आजादी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, लाखों जानें गईं और पूरा देश तबाह हो गया। और इसी से जुड़ा एक विचार मन में आता है, युद्ध तो 1975 में खत्म हो गया, लेकिन एजेंट ऑरेंज जैसे रासायनिक हथियारों का असर आज भी वहां पैदा होने वाले बच्चों में और वहां की जमीन में मौजूद है। जी, ये एक बहुत दुखद सच्चाई है। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आजादी की लड़ाई की असली कीमत क्या होती है और क्या ये कीमत चुकाने के दशकों बाद भी युद्ध वाकई कभी खत्म होता है।